इस प्रोग्राम के खास मेहमान तारिक अनवर साहब हैं, जो बिहार के कटिहार से सांसद हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये जो सीरीज हमने शुरू किया है बिहार की राजनीति के ऊपर, इस सीरीज में आज तारिक साहब से हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात के बारे में। चूँकि बिहार आने वाले दिन में अक्टूबर-नवंबर के महीने में वहाँ असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, सारी पार्टियां वहाँ कमर कस चुकी हैं और तारिक साहब कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। जब से हमने होश संभाला है, तारिक साहब का नाम मैं कांग्रेस में बड़े सम्मान के साथ सुनते आया हूँ। तारिक साहब, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की स्थिति और इंडिया गठबंधन की स्थिति बिहार में कैसी है? क्या एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत पा रही है? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है जी, और मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन जो हमने वहाँ के हालात को देखा है और पिछले कई वर्षों में जी जी, जो वहाँ के हालात भले उसमें ऐसा लगता है कि लोग, बिहार के आम लोग, जनता, नौजवान, छात्र, किसान, सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग, जी जी, उनके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर है जी कि हमने 20 साल एनडीए को दिया है, जी, 20 साल हमने नीतीश कुमार को दिया है, जी डबल इंजन की सरकार को दिया है, जी, तो 20 साल का क्या लेखा जोखा है? जी जी, अगर उसका हम जायज़ा लें तो हमको महसूस होगा कि आज बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी, आप सबसे ज़्यादा गरीबी है तो बिहार में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है, जी। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जी, तो सुशासन बाबू कहे जाते थे नीतीश कुमार जी आज से 10 साल 15 साल पहले, जी, आज उनके शासन काल में भ्रष्टाचार यूँ कहा जाए कि आसमान को छू रहा है। जी, कोई छोटा से छोटा काम, आप डीडी ऑफिस में चले जाइए, सीओ ऑफिस में चले जाइए, जिला मुख्यालय में चले जाइए, हर जगह मतलब एक कमीशन, हर जगह घूसखोरी जी, एक आम बात होकर रह गई है। अभी वहाँ म्यूटेशन का काम चल रहा है, उसको लेकर आप यकीन कीजिए कि छोटे किसान, मध्यम किसान बेचारे परेशान हैं। अपनी ही ज़मीन को खाता पर चढ़ाने के लिए जी, उनको हजारों रुपया रिश्वत रिश्वत देना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बन गई है। तो पिछले 20 साल का लेखा जोखा अगर हम लेंगे जी, तो बिहार के जो अमूल परिवर्तन की बात हम लोग जी, करते जी। थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी पलायन उसी तरह से है, जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, जी, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जी। किसी क्षेत्र में ले जी, लीजिए, जी, तो बिहार आज अंतिम पायदान पर है। जी। तारिक साहब की बात बिल्कुल हकीकत है कि बिहार के जितने भी पैरामीटर हैं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इवन नीति आयोग के रिपोर्ट में भी सबसे नीचे बिहार का स्थान है, 28 या 29 नंबर पे है। ठीक है, इसमें कहीं से दो मत, सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन चुनाव जीतना और पार्टी को एस्टेब्लिश करना, सत्ता में लाना, इन समस्याओं का एक समाधान है जो पार्टी करती है। आपकी पार्टी बिहार में पिछड़ी हुई है, पार्टी का संगठन चरमराया हुआ है। हालांकि लोकसभा में आपकी पार्टी के हौसले बुलंद हुए, लेकिन आपको क्या लगता है असेंबली इलेक्शन में आप अपने पार्टी के जनधार को समेटने में कामयाब होंगे? क्या पार्टी की रणनीति चल रही है वहाँ पे? नहीं, देखिए, फर्क तो पड़ा है, जी, ऐसा नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि बहुत हम मजबूत स्थिति में भी नहीं है, हमारा जी। संगठन वहाँ कमज़ोर है, जी, लेकिन हमारा जो गठबंधन है जी, वो काफ़ी मजबूत है। जी, जी, जिस तरह से उसमें जो पार्टियों को अगर आप देखेंगे जी, तो वो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। जी, जी, और इधर हम लोगों ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रयास किया, कोशिश की है जी, जी, कि अपने संगठन को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, जी। जागरूक किया जाए, कार्यकर्ता बनाए जाए, बिल्कुल, और ख़ासतौर पर बूथ स्तर पर। जी, तो ये काम हुआ है। जी, और ओवरऑल हम जो कह रहे हैं कि ठीक है, जो कमियां हैं उसको तो हम
अभी 2 महीना या 3 महीना हमारे चुनाव में है, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और चुनाव आते आते हमारी स्थिति और हमारे गठबंधन की स्थिति जी बहुत मजबूत हो जाएगी और हम सबल हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है, चूँकि जैसा मैंने कहा कि एक आम धारणा लोगों की है कि जी बिहार में राजनीतिक बदलाव आना चाहिए, चलिए। राजनीतिक परिवर्तन आना चाहिए। जी और जाहिर है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जी नीतीश जी के भी खिलाफ है और बीजेपी के भी खिलाफ है। जी जी। वो एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा हमको मिलने जा रहा है। तारिक साहब, एक दूसरे तरफ एनडीए का जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री का चेहरा है। प्रधानमंत्री ने हाल में ही सिवान गोपालगंज में रैली की और एक नैरेटिव पेश किया विकास का, एक नैरेटिव पेश किया स्थिरता का। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास इस नैरेटिव को तोड़ने का कोई जवाब है? बिल्कुल जवाब है। देखिए, पिछले 11 साल तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बने हुए जी। लेकिन 11 वर्षों में अगर उनसे ये सवाल किया जाए जी कि आपने बिहार के लिए क्या काम किया है, जी जी कौन ऐसा जो कार्यक्रम है जो दिखता हो। जी जी 2015 में भी जब वो आए थे तो उसी तरह का ऐलान, जी। उसी तरह का सौगात वो बिहार को दे के गए गए थे। थे, स्पेशल पैकेज दे के गए थे। जी 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 लेकिन वो सब कहाँ है, वो जी। पैकेज कहाँ चला गया, बीच में कहाँ खो गया। जी आज ये सवाल बिहार के लोग कर रहे हैं। तो हर चुनाव के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करता है जी जी और इसी तरह से सौगात भी बांटते हैं और इसी जी। तरह से पैकेज भी बांटते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप 11 साल प्रधानमंत्री हैं, आपने बिहार को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं दिया। जी जी हमारे मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर निवेदन कर किया था उन्होंने पिछले चुनाव में जी जी कि हमको एक नेशनल यूनिवर्सिटी दी जाए। दी जाए, वो उनको नहीं दिया जी गया। उसी तरह से एक कल कारखाना, एक उद्योग बता दें प्रधानमंत्री कि ये उद्योग हमने लगवाए हैं जी जी बिहार के गरीबों के लिए या बिहार के नौजवानों के लिए। जी जी उसी तरह से जो वहाँ चीनी मिल है वो बंद है, जूट जी। मिल है तो वो बंद है। मतलब जो कारखाना कल कारखाना पहले से था लगभग वो अभी भी बंद है। जी जी तो आपने बिहार के लिए क्या किया? अगर आप बिहार के लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको वोट दें और आप दोबारा एक बार आपको एनडीए की सरकार बना के दी जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 11 साल के अपने मुख्य प्रधानमंत्री काल में बिहार के लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा निकाला? कभी आपने बुला के वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं या वहाँ की बड़ी ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ बैठ के आपने डिस्कस किया कि भाई हमको बिहार को ठीक करना है, बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, बिहार के सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना है, वहाँ फ्लड और बाढ़ और कटाव दोनों और जल जमाव, जी ये 3 ऐसी बड़ी समस्या है जिससे वहाँ के किसान जूझते रहे। जूझते रहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया? उसमें नेपाल का भी योगदान रहा है। है। तो नेपाल के साथ नेपाल की सरकार के साथ केंद्र सरकार ने क्या बातचीत किया, जी। किस तरह से बाढ़ को और कटाव को रोकने के लिए आपने कदम उठाया? तो कुछ किया नहीं, सिर्फ ज़बानी हमदर्दी दिखाने का काम प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से कर रहे हैं। तो बिहार की जनता उनकी बातों को सुन कर थक चुकी है। ऐसा लग रहा है तारिक साहब की जनता की जो याददाश्त है वो बड़ी क्षणिक होती है। जनता भूल जाती है कि हमारे साथ किस राजनीतिक पार्टी ने क्या व्यवहार किया। एक प्रश्न तारिक साहब मेरे जहन में आ रहा है, बिहार जैसे राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी हावी हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ उभर रही है, उनके बेटे की रैलियों में लाखों लाख लोग आ रहे हैं। वो लोग हैं जो बिना पैसे के, बिना कुछ दिए लिए आ रहे हैं, वो खुद समर्पित होकर आ रहे हैं, वो कोई भाड़े वाले लोग नहीं हैं। तो क्या आप उनके साथ गठबंधन में हैं तो आपके साथ सीटों के तालमेल में क्या परेशानी आ रही है? क्या आपकी पार्टी बड़ी पुरानी है, बड़ी पार्टी है, जाहिर है आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो सीटों में अनबन की संभावना मुझे लग रही है। बिल्कुल नहीं, हम लोग का पूरा तालमेल है और हमारा जो उद्देश्य है या हमारे गठबंधन का जो उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का, वो बहुत स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जी। हमारा उद्देश्य है कि वहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करना है। वैसी हालत में हम सब लोग गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है उसको अप्लाई करें जी जी।
और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, उस जिसके संयोजक हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, जो पक्ष के नेता भी हैं, वो उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और तमाम जो पार्टियां, कई पार्टियां, नई पार्टियां भी हमसे जुड़ी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उन सबको एक साथ करने का काम कर रहे हैं और उन सबको मिला के चलने का काम कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि वो सक्षम है पूरे गठबंधन को अपने साथ लेके चलने में। तारिक साहब, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन का परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता अगर लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के रैलियों की संख्या कम नहीं किए होते। तो अगर राहुल गांधी का प्रेजेंस बिहार में और बढ़ा होता लोकसभा में, तो जाहिर है कि आप लोगों की सीटों का परफॉर्मेंस हाई रहता। तो क्या ये टकराव नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है जी, वो उस तरह से नहीं घूम सकते जैसे हमारे प्रधानमंत्री घूमते हैं। प्रधानमंत्री का जो उनका उद्देश्य कहिए या उनकी जो कोशिश रहती है, चुनाव फर्स्ट, वो सभी चीज़ों से ज़्यादा जो महत्व देते हैं और या प्राथमिकता देते हैं, वो चुनाव को देते हैं। आपने देखा कि अभी जो पहलगाम में जो घटना हुई जी, और वो उस समय सऊदी अरब में था, तो सऊदी अरब का प्रोग्राम कैंसिल करके वो फ़ौरन दिल्ली आए। तो सब लोगों ने समझा, देश ने ये समझा कि वो आएंगे, तमाम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बताएंगे और आगे की क्या योजना है, किस तरह से जो पाकिस्तान ने जो एक हरकत किया है और जिस तरह से हमारे मासूम लोगों की जानें गई हैं, उसको कैसे उसका बदला लिया जाए, उस पर होगा। होम मिनिस्ट्री की बात होगी और प्रधानमंत्री हो सकता है कि वो पहलगाम जाएं, जी जी, उस स्थान पर जाएं, वहाँ के जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों से मिलेंगे। ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने, वो सीधे यहाँ आए और यहाँ से वो मधुबनी बिहार चले गए, क्योंकि उनका चुनावी दौरा जो है वो आयोजित था, पहले से वो तय था। तो उनकी प्राथमिकता चुनाव था। तो सब कुछ छोड़ के इतनी बड़ी घटना, पहलगाम वाली घटना को उन्होंने नज़रअंदाज किया और जाके चुनाव प्रचार किया। तो कहने का मतलब है कि वो तो करते हैं, हमारा नेता, हमारे राहुल गांधी उस तरह से नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, उनको हम ले जाएंगे, वो जाएंगे वहाँ अपना भाषण देंगे और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तारिक साहब, बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से एक महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा है और हाल में केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना के भी आदेश दिए गए हैं। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जातीय समीकरण को भांपने में, आजमाइश करने में कामयाब रहेगा? क्यों नहीं। और जातीय जनगणना तो ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की कोशिश पहले से उनकी थी, उनका प्रयास था, उनकी मांग थी और उसको इन्होंने मान लिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया इस सरकार ने। तो इसलिए जो है वो भाई तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको बाहर बैठाओ। अच्छा जी जी, तुम लोग बाहर ही बैठो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है उससे। आप लोग आके यहाँ पर खड़े हो गए, सब माहौल बिगड़ गया। तो देख रहे हो कि बात चल रही है तो नहीं आना चाहिए अंदर। चलो जी, हम जातीय समीकरण के बारे में तारिक साहब बात कर रहे थे कि क्या बिहार में जो जातीय समीकरण है वो सच्चाई है, खासकर जातीय जनगणना के बाद बदलते सामाजिक समीकरण को अब पार्टी कैसी देख रही है? देखिए, जातीय जनगणना ये मांग कांग्रेस पार्टी की बहुत दिनों से चली आ रही थी। जी जी, खासतौर पर राहुल गांधी ने इस इशू को उठाया था। जी जी, और तमाम विपक्ष इस पक्ष में था। इसके पहले जो हमारे बिहार में गठबंधन की सरकार कुछ महीनों के लिए, 17-18 महीनों के लिए बनी थी, उस दौरान में हम लोगों ने फैसला भी लिया और वहाँ जनगणना भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जातीय जनगणना ये कांग्रेस का एजेंडा है जी, उसको प्रधानमंत्री ने और एनडीए ने स्वीकार कर लिया। जी जी, क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है जी जी, और ये बिहार के चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा। इसलिए उसको नज़रअंदाज करने के लिए, उसको सब्सिडाइज करने के लिए जी। या उसको कम आंकने के जी। लिए उन्होंने ये काम किया कि उसको स्वीकार कर। तारिक साहब, इन तमाम मुद्दों के बीच में देश जिस चीज़ से जूझ रहा है, बेरोजगारी से, महंगाई से, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपकी पार्टी क्या ठोस समाधान पेश कर रही है? मोदी सरकार के आर्थिक
प्रदर्शन के सारे दावे आपको कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये हमारी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको दर्शाता है कि देश आज भी, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमको अनाज देना पड़ रहा है और वो 80 करोड़ जनता सरकार के दया पर जी जी आश्रित है। जी जी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक रूप से सबल हो रहा है, मजबूत हो रहा है, यदि 80 करोड़ लोगों को आपने एक साथ गरीबी रेखा के नीचे ले आए? तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं या उनकी पार्टी बोलती है, जो भाषण देती है कि हम बहुत सबल हो गए हैं, 11 साल में हमने बहुत विकास कर लिया, तो हकीकत यह है कि कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार और प्रसार। जी जी। ये सरकार जो है जो चल रही है तो वो प्रचार और प्रसार पर चल रही है। सारे मीडिया हाउसेस को उन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा है और कोई भी कोई सवाल उनसे नहीं कर सकता है। ये शायद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, दुनिया के हमको लगता है कि पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आज तक अपने पूरे जो शासनकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, जो प्रेस को फेस नहीं कर सकता है, वो कैसे दावा कर सकता है कि हमने बहुत आगे बढ़ गए? अगर बढ़े हो तो बताओ ना भाई। तारिक साहब, आप लोगों के इन दलीलों को, आपके इन तर्क को आप जनता के पास लेके जाते हैं। हाल में जो असेंबली के कई राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। जहाँ उनकी सरकारें थी वहाँ से सरकारें चली गई, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आपके बात को जनता स्वीकार नहीं कर रही है और इतना होने के बावजूद भी बीजेपी को स्वीकार कर रही है? तो उसकी वजह है जो प्रसार और प्रचार मिशनरी है वो उनके साथ है। जी जी। वो इंडिया के साथ है, वो प्रधानमंत्री के साथ है। सुबह से शाम तक तेरी सुबह की जय तेरी शाम की जय हो रही है मीडिया में। तो नेचुरल है, पब्लिक का जो माइंड है वो उसी हिसाब से सेट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये कहाँ से कहाँ आ गए, 60 सीटें इनकी घट गई। जी जी। तो क्यों घटी? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, देश आगे बढ़ रहा था, देश उन्नति कर रहा था, तो ये 60 सीट घटने का कोई सवाल नहीं था। 400 के पार का नारा इन्होंने लगाया, तो 400 तो दूर की बात है, 240 पर आकर अटके। तो ये एक सेटबैक तो हुआ इनको, लोग इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ना उतना साधन है, ना हमारे पास उस तरह का मिशनरी है जिससे हम उनके झूठे प्रचार का सामना कर सकें या मुकाबला कर सकें। तारिक साहब, इन तमाम मुद्दों के बीच में इन दिनों एक बात आई है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच में भरोसे की कमी उजागर हुई है। जैसे आप पार्टी हो गई, ममता बनर्जी हो गए, जो लोग आपके साथ होने का दावा करते थे या साथ होते थे, वो लोग भी थोड़ा बहुत कुछ भवें दिखा रहे हैं। तो ये आपसी सहयोग को किस तरीके से आप बढ़ावा देंगे? देखिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि सबको लेके चले, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं, जो सच्चाई है कि बहुत सारी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपना इंटरेस्ट होता है, उनका अपना लेके एक लक्ष्य होता है, उसको लेके वो चलते हैं। और हम लोग लोकसभा में हम लोगों ने प्रयास किया था कि सभी पार्टियों को, जो गठबंधन के लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक साथ लाया जाए, और हमको लगता है कि हम उसमें 90% तक कामयाब भी हुए। लेकिन उसके बाद जब राज्यों का चुनाव हुआ जी, तो हर पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट को देखती है, उनका वो अपने को अपना विस्तार करना चाहती है। तो वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत ज़रूर हम भी कर सकते हैं, उस बात को स्वीकार करते हैं कि हम उस तरह से इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट नहीं रख सके जैसा रखना चाहिए जी। उसका नुकसान हम लोगों को हुआ है। लेकिन जो पार्टियां जिसका कोई अस्तित्व नहीं है किसी राज्य में जी, अगर वहाँ जाकर वो चुनाव लड़ती है तो उसका मतलब है कि वो हमको डिस्टर्ब करना चाह रही है, या जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको डिस्टर्ब करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक साहब, आप एक अनुभवी सांसद हैं
संसद में आप देख रहे हैं कि संवादहीनता बढ़ती जा रही है और सरकार जो है ज़्यादातर अध्यादेश के माध्यम से नियंत्रण कर रही है, गवर्नेंस कर रही है, चीज़ों को ला रही है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस तरह नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, गलत है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है, और हमेशा विपक्ष को साथ लेकर सत्ताधारी चलती है, चलना चाहिए। लेकिन इधर जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने विपक्ष के साथ जो उनका संवाद होना चाहिए, जो उनके साथ जो एक आम सहमति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बड़े बड़े इशू आए, लेकिन किसी इशू पर भी प्रधानमंत्री की ओर से या प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर विपक्ष को बुलाकर कभी उन्होंने बातचीत नहीं की, और हमेशा वो एकला चलो वाली फार्मूले को चलते हैं। आज भी जो एनडीए के जो उनके पार्टनर्स हैं, वो मजबूरी में है। उनको अगर ये हो जाए कि सरकार उनके बगैर भी चल सकती है, तो फिर उनका रास्ता दूसरा हो। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले समय में ये सरकार को इस बात का एहसास होगा कि लोकतंत्र के लिए सब ज़रूरी है कि विपक्ष के साथ संवाद हो। जितने भी बिल पास होते हैं, अगर उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहती, बल्कि कई बिल तो ऐसे हुए जो हमारे 100-100, 150 लोग बाहर कर दिए गए, बिल्कुल, और उस बिल पास कर दिए गए। तो ये तो लोकतंत्र का मजाक है एक तरह से। तारिक साहब, इससे संबंधित एक और सवाल है। आने वाले दिन में जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सरकार ने उसकी अवधि को बढ़ा दिया, 1 महीना कर दिया। तो आपको लग रहा है कि जो कुछ एजेंडा सरकार लेके आने वाली है, जिसकी वजह से उन्हें इसकी अवधि बढ़ाई है, क्योंकि सामान्यतः 15 अगस्त के पहले संसद का सत्र खत्म कर दिया जाता है? हाँ जी जी, नहीं हो सकता है। और सरकार ने तो इस पर अभी कोई प्रकाश डाला नहीं है, उनकी क्या नियत है, क्या चाहते हैं, और किस तरह से इससे आने वाला जो सेशन होगा उसका वो क्या लाभ उठाना चाहते हैं जी। तो ये तो वही बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी साजिश हो या कारण हो, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सटेंड किया है, 1 हफ्ता लगभग एक्सटेंड कर दिया सेशन को। तो जाहिर करता है कि कोई ऐसी बात होगी जो इनके दिमाग में है, कोई योजना है। जी, तारिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं। हाल में माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 2 शब्द हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए नहीं है, ये श्रीमती गांधी ने संविधान में ऐड किया है। तो इसका संशोधन करके इसकी अतिश्री करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि सरकार, बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो डाला इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में इस 2 शब्द को डाला है, तो धर्मनिरपेक्ष को और लोकतंत्र को, तो ये मैं समझता हूँ कि पहले से जो हमारा संविधान, अगर आप उसको देखिए जी जी, तो उसमें कई जगह इन बातों का जिक्र है। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ऑलरेडी है। जी जी जी। अच्छा, जितनी भी राजनीतिक दल है, इंक्लूडिंग बीजेपी, जी जी, उनका अगर संविधान उठा के पढ़िए, उसमें भी इसका जिक्र है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो जब आप ऑलरेडी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और जब उसको ऐड कर दिया गया जी जी, देश संविधान के अंदर, तो उसकी नाराजगी या उसकी मुखालफत करने की क्या आवश्यकता है? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों को हमेशा उठाती है जो विवादित हो, एक विवाद खड़ा किया जाए जी, क्योंकि जो देश की जो मूल समस्याएं हैं उसको सुधारने में या उसको ठीक करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि कुछ ना कुछ नॉन इशू को रेज करके ध्यान भटकाया। हाँ, और जो मेन इशू है उससे लोगों को भटकाया। जी जी, तो वही काम कर रहे हैं कि ये जो एक इशू उठाया गया है संविधान को लेकर, तो इसीलिए उठाया गया है ताकि लोगों के अंदर एक गलत संदेश जाए। तारिक साहब, आपने हमसे बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।